जय हिंद राष्ट्र। आरिफ अजाकिया साहब किसी परिचय के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया जानती है। भारत के बाहर बैठे हुए वो लोग जो आत्मा से भारतीय हैं, जिन्होंने इस बात का एहसास जमाने से कराया है कि वो भारतीय हैं, आरिफ साहब उनमें से एक हैं। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान की सियासत में रहे, एमक्यूएम के साथ जुड़े रहे, कराची के मेयर रहे, अब इस वक्त लंदन में हैं। एक संजीदा मामला, एक संजीदा मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, उनके साथ उनके कैंटोनमेंट्स हैं, उन पे कब्जा करना या उनमें धमाके करना शुरू कर दिया है। तो आज मैं पाकिस्तान की इस हालत पर, जैसी बुरी हालत है, तहरीक तालिबान और ये सब, इस पर बात करना चाहूंगा। आरिफ साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। आरिफ साहब, प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार तुफैल भाई और नमस्कार दर्शकों। इट्स ऑलवेज ए प्लेजर। पिछले साल इसी महीने तुफैल भाई के घर पे मैं बड़ा इज्जत अफजाई हुई थी और बड़े अच्छे लोगों से तुफैल भाई ने मिलवाया था। काफी बड़े नामी लोग थे, दिल्ली के शोरफा सारे मौजूद थे और तुफैल भाई की वो मेहमान नवाजी है ना, वो भुलाई नहीं जा सकती। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मुझे, जैसे तुफैल भाई ने कहा कि मैं भारतीय हूँ, तो मुझे भारतीय परिवार ने एक्सेप्ट किया है अपने दरमियान, अपने अंदर, वो मेरे लिए बड़ा सम्मान की बात है। एंड इट हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ प्राइड कि आई हैव इंडियन डीएनए। तो आरिफ साहब, बातचीत शुरू करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के जो कैंटोनमेंट्स हैं, वहाँ स्कूलों में, बाजारों में धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो ये कह रहा है कि ये टीटीपी का काम है। मैं बिल्कुल बुनियादी तौर पे जानना चाहूंगा कि ये टीटीपी है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। देखें, शुरुआत तो 71 की वार के बाद ही पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आई। 71 तक ये होता था कि पाकिस्तान आर्मी ये समझती थी कि हम इंडिया की आर्मी को, और वैसे भी उस वक्त इंडिया में पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत कमजोर थी 47 के बाद से। और 48 में जो आधा कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो उनको ये था कि हम इंडिया को खत्म कर देंगे और बहुत जल्द वापस पूरा इंडिया मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा। तो 65 में एडवेंचर किया, 71 में एडवेंचर किया, लेकिन 71 के बाद इनको अंदाजा हो गया कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी भी कमजोर हो, लेकिन अब इंडिया को कोई भी जीत नहीं सकता। हम तो कुछ भी नहीं है, अमेरिका और रशिया जैसी पावर्स भी नहीं जीत सकती। तो इन्होंने प्रॉक्सी वार्स का सिलसिला शुरू किया और टेररिस्ट ग्रुप बनाने शुरू किए। और वो फिर 79 की अफगान वार के बाद ज्यादा तेजी आ गई। तो शुरुआत तो टेररिज्म की पाकिस्तान ने बहुत पहले कर दी थी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेररिज्म है और उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट इंडिया थी और अफगानिस्तान थी, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी मार्केट थी। तो वो 84 में हमने देखा खालिस्तान, 89 में देखा कश्मीर, फिर त्रिपुरा, आसाम, इनके नेटवर्क का कोई अंत नहीं था। 90s, अर्ली 90s में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में सोवियत तो चला गया था। अब अफगानिस्तान के जो वारलोड थे, जो मुजाहिदीन थे, वो आपस में लड़ पड़े। और अब्दुल रशीद दोस्तम, अहमद शाह मसूद, हिकमत यार गुलबदीन, गुलाम अहमद रब्बानी, ये मुख्तलिफ वारलोड्स आपस में लड़ पड़े ना। तो पाकिस्तान में जो अफगान मुजाहिदीन आए थे हिजरत करके, 5 मिलियन से ज्यादा, उनके बच्चे को मदरसों में पढ़ा रहे थे ये 79 के बाद से। तो उन बच्चे अब बड़े हो गए थे, तो उनको ट्रेनिंग दे के, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार दे के पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान बना के इनको अफगानिस्तान में उतारा। और उनका ख्याल ये था कि अफगानिस्तान एक बार तालिबान के फुल कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर हम अब तालिबान के जरिए इंडिया पे हमले शुरू करेंगे। अब तालिबान 96 में अफगानिस्तान 80-90% टेक ओवर कर लेती है, सिवाय नॉर्दर्न एरियाज के जहाँ पे अहमद शाह मसूद का रूल था।
लेकिन 9/11 होता है तो 2001 में फिर अमेरिका ने तालिबान पे हमला किया और वो 20 साल जंग चली। उस जंग के दौरान तालिबान के साथ जो पाकिस्तान ने किया कि इनके लोगों को पकड़-पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, ग्वांतानामो बे भर दी। तो वहाँ से तालिबान में एक रेज़ेंटमेंट आया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और वहाँ से एक फैक्शन बना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, कि जिस तरह की इस्लामिक शरिया वो अफ़गानिस्तान में नाफ़िज़ करना चाहते थे, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में करेंगे। लेकिन ज़्यादा लोगों का और एक्सपर्ट्स का यही ख़्याल है कि ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक्चुअली आईएसआई की क्रिएशन थी और इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान का चूँकि डेमोक्रेसी आ गई थी मुशर्रफ के बाद, तो इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को कंट्रोल में रखने के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को कंट्रोल में रखने के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़रूरत है। सो ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आईएसआई ने बनाई। नाम इनका यही था कि शरिया इन पाकिस्तान, लेकिन काम इनका ये था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को प्रेशर में रखने के लिए ये टेररिज्म करते थे। एहसानुल्लाह एहसान जो उस वक़्त तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन थे, वो पाकिस्तान में टीटीपी की हर टेररिज्म के बाद बयान देते थे कि यह टीटीपी ने किया है। और आर्मी पब्लिक स्कूल इनका सबसे बड़ा टेररिज्म का वाक़या था जिसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स मारे गए थे। और इसका एहसानुल्लाह एहसान ने एडमिट किया था इसका, लेकिन बाद में एहसानुल्लाह एहसान गिरफ्तार होता है और फिर गिरफ्तारी के बाद वो आईएसआई की कस्टडी जहाँ से आज तक कोई बलोच नहीं भाग सका, ना कोई पख्तून भाग सका, ना कोई मुहाजिर सिंधी भाग सका। लेकिन ये भाग गया वहाँ से और विद फैमिली पाकिस्तान से भाग गया। और इसने तुर्की में बैठ के ये बयान दिया कि हम जितने काम करती है ना टीटीपी, वो हमें आईएसआई से टास्क मिलते हैं। बाकायदा लिस्टें मिलती हैं कि यहाँ पे हमला करना है, ये करना है, इंक्लूडिंग आर्मी पब्लिक स्कूल सारे काम आईएसआई की हिदायत पे हमने किए हैं। तो ये है एक्चुअली टीटीपी। और अफ़गानिस्तान को जब टेक ओवर किया तालिबान ने 2021 14 अगस्त को, तो पाकिस्तान का ख़्याल था कि उस वक़्त इमरान खान की सरकार थी और आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ हमीद थे। तो इनका ख़्याल था कि अब तालिबान ने वापस पूरे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो अब हम टीटीपी को छुड़वा के इनको जिहाद के लिए भेजेंगे कश्मीर में। क्योंकि कश्मीर का मामला आर्टिकल 370 के बाद ठंडा पड़ गया था। तो जनरल फैज़ हमीद खुद गए थे काबुल और अफ़गानिस्तान में जो अशरफ गनी ने गिरफ्तार किए थे टीटीपी के लोग, उनको जेलों से छुड़वाया, उनको पाकिस्तान में आबाद किया, फाटा में पाकिस्तान के फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ में, उनको वापस ट्रेनिंग दी। लेकिन इस बार तालिबान टीटीपी कहीं और जाने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा पहले हम अपना घर यानी पाकिस्तान को शरिया में वो करेंगे, लेकिन ये भी एक आईएसआई का काम था। अब जब तक इमरान खान की केपीके में सरकार थी, टीटीपी खामोश बैठी थी, क्योंकि आफ्टर ऑल इमरान खान इज़ तालिबान खान और टीटीपी के माई-बाप ये फैज़ हमीद और इमरान खान थे। लेकिन जब लास्ट ईयर नवंबर में फैज़ हमीद रिटायर होते हैं, इमरान खान की केपीके में सरकार टूटती है, तो फिर इसको कुत्ते को जैसे छोड़ देते हैं ना, ऐसे इसको छोड़ दिया। और तब से आप देखें नवंबर से पाकिस्तान में धमाल हो गई है और अब ये बड़े शहरों में पहुंच गए हैं। 2 हफ्ते पहले पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे गए और टीटीपी के 4 लोग मारे गए और 11 लोग गिरफ्तार होते हैं, जिनके पास से सुसाइड बॉम्बिंग की जैकेटें, हथियार, ट्रेनिंग के मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें मिली और 11 लोग गिरफ्तार होते हैं। तो असल कहानी ये है कि इस वक़्त टीटीपी को आईएसआई में इमरान खान और फैज़ हमीद का जो हमदर्द ग्रुप है ना, वो चला रहा है और आर्मी इनसे परेशान है। पाकिस्तान में कल एक मेजर हैं मेजर आदिल राजा जो लंदन में आके बस गए हैं और रोज़ आर्मी की पोल खोलते हैं। उन्होंने एक पोल कराया था कि कराची पुलिस हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ था, ये आईएसआई का ड्रामा था कि वाक़ई हमला था। तो 84% लोगों ने वोट दिया कि ये आईएसआई का ड्रामा था। ये आईएसआई ने का जो फैज़ हमीद और इमरान खान ग्रुप है, उनकी तरफ से ये कराया गया था। टीटीपी बहरहाल आर्मी का एक टेररिस्ट विंग है और आर्मी उसको ऑपरेट कर रही है।
आर्मी ऑपरेट कर रही है, आपकी बात सिरमात है, मगर अपने ही लोगों के बीच में बम फोड़ने से, लोगों को हलाक करने से आर्मी को क्या दस्तयाब होगा, क्या अचीव होगा? पाकिस्तान में एक जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, एक सोशल सिचुएशन चल रही है और एक जो वॉर की सिचुएशन है बलूचिस्तान में, केपीके में, तो एक रीडिंग ये है कि बाजवा के ज़माने से ही आर्मी की कोशिश थी कि अब मार्शल लॉ आ जाना चाहिए। पाकिस्तान बनने के 11 साल बाद मार्शल लॉ आया था। वो मार्शल लॉ 14 साल चला। फिर 6 साल सिविलियन गवर्नमेंट रही, फिर 77 में मार्शल लॉ आया। वो 88 तक 11 साल चला। फिर 11 साल सिविलियन गवर्नमेंट रही, फिर 99 में मार्शल लॉ मुशर्रफ का आया। अब 2008 से मार्शल लॉ खत्म हुआ है, तो आप ये देखें 15 साल हो गए। तो वो जो सिविलियन गवर्नमेंट्स की एक्सपायरी डेट है ना, वो काफ़ी पूरी हो गई है। तो मार्शल लॉ इज़ ओवरड्यू। मार्शल लॉ का आर्मी को ये फ़ायदा होता है कि ये जो आपके सिविलियन पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनको वो काफ़ी करप्शन वग़ैरह करते हैं और तो उनके पास कोई इख्तियार होता नहीं, काम तो सारा आर्मी कर रही होती है। लेकिन वो लूट का माल होता है, उसमें बहुत बड़ा शेयर पॉलिटिशियंस को भी जाता है, तो एक तो वो बचत हो जाती है, दूसरा मार्शल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड होता है, तो कोई कानून नहीं होता। उसमें ये हुआ कि देखा इन्होंने कि फलाँ आदमी के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी और बिज़नेस है, चल भाई इस वक़्त इमरजेंसी चल रही है, मार्शल लॉ है, कोई कानून नहीं, उसको कब्ज़ा कर लिया, इसको इस तरह इकोनॉमी को भी रिवाइव कर सकते हैं और फिर जो ऑपरेशन चल रहे हैं बलूचिस्तान, केपीके, सिंध में, उनमें तेज़ी लाई जा सकती है, ह्यूमन राइट्स का कोई हिसाब-किताब नहीं होता। लेकिन मार्शल लॉ के लिए इनको पाकिस्तान के एक्चुअल जो मास्टर्स हैं अ, अमेरिका, उससे इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे अमेरिका को कन्विंस कर सकें कि देखें चीज़ें पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रही और हमें मार्शल लॉ लाने दें। अब आप एक बात इंटरेस्टिंग जो देखेंगे कि जो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ टीटीपी ने की हैं, वो आर्मी के ऊपर नहीं की, पुलिस के ऊपर की। पुलिस सिविलियन है, क्योंकि पेशावर में जो मस्जिद में बम धमाका हुआ वो पुलिस लाइन्स के अंदर मस्जिद थी। उसमें 100 से ज़्यादा आदमी जो मरे हैं उसमें 80 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। और इसके बाद जो पेशावर और पूरे केपी में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे पुलिस की तरफ से कि ये क्या हो रहा है? भई आर्मी का झगड़ा है टीटीपी के साथ, हमारे को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके बाद आप ये देखें कि कराची में भी रेंजर्स या आर्मी के कोर कमांडर के ऑफिस पे हमला नहीं होता। हमला होता है पुलिस के चीफ के ऑफिस में। तो आर्मी को हमला नहीं कर रहे हैं जिनसे एक्चुअली दुश्मनी है टीटीपी की ऑन पेपर्स। तो आर्मी का मकसद है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा है उसको और गहरा करना और ऐसे हालात पैदा करना कि आपको पता है तुफैल भाई आपकी नज़र हर इंटरनेशनल अफेयर पे होती है कि इस वक़्त इंटरनेशनली भी एक वर्ल्ड वॉर जैसी सूरत-ए-हाल चल रही है यूक्रेन रशिया को लेके। आप ये देखें कि खाली 2022 में खाली जर्मनी का 100 बिलियन डॉलर इस जंग पे लगा है। अमेरिका का 200 बिलियन डॉलर लग चुका है। इस वक़्त ये जंग रशिया को जो ये हराना चाह रहे थे वो जीत नहीं पा रहे और रशिया इस वक़्त स्ट्रॉन्गर पोज़ीशन में है। और पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें मुख्तलिफ मीडिया नशर करता रहता है कि ये जर्मनी के पोर्ट्स पे यूक्रेन के लिए पाकिस्तान से मिसाइल्स और हथियार जाते हैं और फिर जर्मनी से बाय रोड वाया पोलैंड यूक्रेन पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका का पाकिस्तान हमेशा से एक एजेंट रहा है और अमेरिका इसको मुख्तलिफ इलाकों में यूज करता रहा है। यमन में जब बमबारी करनी थी सऊदियों को तो भी पाकिस्तान आगे आगे, अफगानिस्तान में आगे आगे। तो और दूसरा एक ईरान इजराइल का मामला भी खतरनाक चल रहा है। तीसरा चाइना अमेरिका की टसल भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी अमेरिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं टीटीपी के ज़रिए कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जैसे मुशर्रफ है ना वो मार्शल लॉ नहीं लाया था। वो लाया था एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट
जिसका ये खुद सीईओ बना था। इसने अपने आप को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहा था, और अमेरिका में सिटी बैंक के एक एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तानी ओरिजिन के, उनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड वगैरह कुछ नहीं था, तो शौकत अजीज को वहां से अमेरिका से ला के प्राइम मिनिस्टर बनाया था। वो पूरी एक टेक्नोक्रेट टीम, और जिसमें आर्मी के ऑफिसर ज्यादा थे, होम मिनिस्टर, आर्मी के जनरल थे। तो ये चाह रहे हैं कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट 3 साल के लिए आए। आते ये 90 दिन या 3 साल या 2 साल के लिए हैं, लेकिन 10 साल गुजार जाते हैं। तो ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कोल्ड मार्शल लॉ लाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे वेस्ट को ये कन्विंस कर सकें कि देखें इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पॉलिटिशियन सारे देखें आपस में लड़ रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, करप्ट हैं, फलाने ढुमकाने, हमें आने दो तुम। जहां तक एक मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की रीडिंग है, टीटीपी को इसलिए एक्टिवेट किया गया है कि पाकिस्तान में मिलिट्री टोटल कंट्रोल हासिल कर ले। मार्शल लॉ डिक्लेयर करना एक तरीका है, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका उसकी इजाजत नहीं दे रहा। तो क्या ये अपने ही शहरों पर हमले करके उसे कब्जा करेंगे? सर, ये आर्मी पब्लिक स्कूल में तो आर्मी के अपने लोगों के बच्चे थे। ये बड़ी गंदी आर्मी है। मसला ये है कि 71 में 70 और 71 में ईस्ट पाकिस्तान होता था, बांग्लादेश नहीं था। इन्होंने जो 1 मिलियन बंगाली मारे हैं, उसमें मेजॉरिटी तो मुसलमान पाकिस्तानी थे ना। इन्होंने जो 1 मिलियन बंगाली औरतों का रेप किया था, वो उस वक्त पाकिस्तानी थी और मुसलमान थी। इसी तरह बलूचिस्तान में क्या पाकिस्तानी नहीं मर रहे? क्या बलोच पाकिस्तानी नहीं है? इन्होंने बलूचिस्तान में तो अंत कर दिया है। कल परसों एक लड़की है माहल बलोच, उसको घर में से घुस के उठा के ले गए, क्योंकि बलूचिस्तान में हमलों में बहुत तेजी आई है। बलोच कर्मचारी हैं ना, वो आर्मी की पॉकेट्स पे, आर्मी के कॉन्वॉय पे, आर्मी की चौकियों पे हमले कर रहे हैं रेगुलरली, और 5, 6, 4, 10 आर्मी वाले मर रहे हैं उसमें। और फिर क्या करते हैं कि बलूचिस्तान पहाड़ी वाला इलाका है, तो ये हमले करके बलोच कर्मचारी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, और पहाड़ों पे इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे डिवाइसेस फिट की हुई हैं, और ऊपर से मोर्चे बनाए हुए हैं। तो आर्मी जब ऊपर जाने की कोशिश करती है ना, तो वो डिवाइसेस फट जाती हैं, कहीं ऊपर से हमले होते हैं, तो आर्मी उनको पकड़ नहीं सकती, तो फ्रस्ट्रेशन में आके उनकी औरतों को गिरफ्तार करते हैं। तो परसों इन्होंने एक माहल बलोच नामी एक लड़की को, औरत को गिरफ्तार किया है, जिसके बच्चे हैं बाकायदा। उसका शौहर बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का कमांडर है, जो पहाड़ों से जंग करने आता है नीचे। तो उसको तो पकड़ नहीं सके, तो उसकी बीवी को उठा के ले गए। तो पूरे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तो आर्मी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये माहल बलोच है ना, ये सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग ले चुकी थी, और हमने इसको सुसाइड जैकेट के साथ पकड़ा है, ये हमले करने की तैयारी कर रही थी। जबकि वो माहौल बलोच अगर ये कह रहे हैं कि इसको जबरदस्ती बलोचों ने अपने साथ इस हमले के लिए तैयार किया था। तो अगर जबरदस्ती किया था तो प्रेस के सामने ले आओ ना उसको, वो बताए कि हाँ भाई मुझे जबरदस्ती किया है। तो जबरदस्ती नहीं किया है, उसको गिरफ्तार करके ले गए। ऐसे कई हजार औरतों को लेके गए हैं ये पिछले 2-3 सालों में। तो ये अपने लोग नहीं है क्या? ये पाकिस्तानी नहीं? आपका सवाल था कि ये अपने ही शहरों पे हमला कर रहे हैं, तो ये अपने ही लोग हैं ना सारे। केपीके में क्या हो रहा है? केपीके में कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं? हर 10 किलोमीटर पे एक चौकी बनाई हुई है। वहां से पख्तून गुजरते हैं तो उनकी तलाशी के नाम पे सारा सामान लूट लिया जाता है, इनकी औरतों की बेहुरमती हो रही है, चादर और चार दीवारी पामाल हो रही है, घर घर में छापे मारे जा रहे हैं। ये सब पाकिस्तानी है और सब मुसलमान है। तो नहीं भाई, डायन है ना, तुफैल भाई, डायन भी 9 घर छोड़ के हमला करती है। ये हमारी आर्मी है ना, हम बदबख्त हैं कि ये हमारी आर्मी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, वो ज़ाहिर है इसे फेस कर रही है, और ज़माने से फेस कर रही है। मगर वो बदलाव लाने की कोई सकत उसके पास है, कोई तरीका है उसके पास? देखिए, सिविल सोसाइटी, एक तो पाकिस्तान अनऑफिशियली तो मार्शल लॉ ही चल रहा होता है ना, क्योंकि बलूचिस्तान से कोई खबर बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि टोटल कंट्रोल्ड है आर्मी के। केपीके से कोई खबर बाहर नहीं निकलती। इस तरह सिंध में भी यही हालात हैं। सिविल सोसाइटी क्या करेगी? सिविल सोसाइटी तो एक ट्विटर की पोस्ट करते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं।
और फिर गिरफ्तारी भी अगर शरीफाना हो ना कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, अदालत में ले गए, जेल हुई, नहीं, ये तो उठा के ले जाते हैं। इसका अता-पता कोई नहीं होता। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान में लास्ट वीक एक पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है कि आप पाकिस्तान आर्मी पे क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, क्रिटिसाइज़, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अलाउड है, तो आपको 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना। और इस सिलसिले में एक पीटीआई के कारकुन को परसों 3 साल की सज़ा हो चुकी है। तो सिविल सोसाइटी क्या करेगी? वैसे ही मरे हुए लोग हैं, इकोनॉमी तबाह है, हर तरफ से खतरा है। तुफैल भाई, लॉलेसनेस की ये हालत है पाकिस्तान में कि स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे में सिविल सोसाइटी क्या करेगी? एक हमारी सिविल सोसाइटी की सबीन साहिबा थीं, आज से 7-8 साल पहले, कराची में अपने घर के दरवाजे पे मारी गईं। एक अली रज़ा थे, वो कराची में अपने इनका रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट से घर जाते हुए जैसे ही घर की गली में दाखिल हुए, 2 टेररिस्टों ने आके फायरिंग करके मार दिया। एक दुनिया की मानी हुई आसमा जहांगीर थीं, जो यूनाइटेड नेशंस की रापोर्टर भी थीं। वो अचानक सोती हैं और जब सुबह उठती हैं तो पता चला वो मरी हुई पड़ी हैं। हेल्दी थीं, सब कुछ था, चुपचाप उनको दफन कर दिया गया। एक हमारी गुल बुखारी हैं, वो पाकिस्तान से भागी हुई हैं, वो रिटायर्ड जनरल की बेटी हैं। एक हमारी आयशा सिद्दीका हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी मिलिट्री इनकॉर्पोरेट। इसमें मिलिट्री के सारे करप्शन और धंधों के बारे में बताया था। वो एग्ज़ाइल में बैठी हैं, कई सालों से पाकिस्तान नहीं जा सकती। तो सिविल सोसाइटी क्या करेगी? सिविल सोसाइटी हम हैं, जो बाहर बैठ के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसका क्या फ़र्क पड़ता है? तुफैल भाई, आपको मैं अपना एक पर्सनल अकाउंट बताता हूँ कि मेरा एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, मेरी औलाद जैसा है। उसको आज से 2.5 साल पहले आईएसआई ने उठा लिया था और वो काफ़ी बड़ी उसका बिज़नेस है और काफ़ी अमीर है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा, क्योंकि मुझे तो किसी से राब्ता है नहीं, तो अखबार में मैंने फ़ोटो देखी ना, तो मुझे पता चला। फिर मैंने अपने एक कज़न को अमेरिका में फ़ोन किया तो पता चला कि उसको मेरी वजह से उठाया गया है और 3 महीने तक तो पता नहीं चला कि वो कहाँ है। उसकी माँ और उसके दूसरे जो करीबी रिश्तेदार थे वो ढूँढते रहे। आखिर पता चला और आखिर साढ़े 6-7 महीने बाद वो 1 करोड़ रुपए की रिश्वत पे छूटा। ठीक है? अब उसको लास्ट ईयर नवंबर में वापस उठा लिया गया और इसके रिश्तेदारों ने मुझे अदालत के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जो मेरे पास पड़े हैं, ज़ाहिर है मैं शेयर नहीं कर सकता उसकी सिक्योरिटी की वजह से, जिसमें बाकायदा लिखा है कि ही इज़, रिश्ता बताया है कि मेरा उसका रिश्ता क्या है और मेरे नाम के साथ कि आरिफ अजाकिया इज़ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट और वो पाकिस्तान के बारे में बहुत ही बकवास करते हैं और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्मी और जुडिशरी उसके खिलाफ बदनामी का बाइस हैं। आरिफ अजाकिया रॉ का एजेंट है, जिसकी फंडिंग रॉ के ज़रिए होती है और ये ये इसका रिश्तेदार है ना, वो पाकिस्तान में आरिफ अजाकिया का रॉ का नेटवर्क चलाता है और कुछ टेररिस्टों के नाम दिए हैं कि ये आरिफ अजाकिया के टेररिस्ट हैं जो इस आदमी को चला रहे हैं। वो बेचारा अभी 3 साढ़े 3 महीने से फिर बंद है। तो पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी क्या करेगी जब बाहर बैठे हुओं का ये हाल है? करीमा बलोच को कनाडा में मार देते हैं, साजिद हुसैन बलोच को स्वीडन में मार देते हैं, अहमद वकास गोराया की सुपारी दी थी लंदन में एक आदमी को जो उसका कत्ल करने एम्स्टर्डम जा रहा था, पकड़ा गया। अब उसके ऊपर केस चला और लास्ट ईयर जनवरी में उसको सज़ा भी हो चुकी है। तो सिविल सोसाइटी का हाल खराब है भाई। ये बात तो आप जो फरमा रहे थे कि गलियों मोहल्लों में दिक्कतें हैं, बदअमनी फैली हुई है, ज़ाहिर है खाने के लिए नहीं है, तो आदमी क्या करेगा लूट-मार के अलावा, जो कोई ज़रिया नहीं है। मगर इसकी शुरुआत बलूचिस्तान तो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये स्टेट्स भी नहीं थी, ये पूरा इलाका ही कब्ज़ा किया गया है, ज़बरदस्ती इनको डाला गया है। इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, बलूचिस्तान है ना, वो अंग्रेज़ के दौर में भी आज़ाद रियासत था और अंग्रेज़ ने उसको उस वक़्त स्टेट ऑफ कल्लात कहते थे, क्योंकि बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है। ज़मीन बहुत बड़ी है,
लेकिन उसमें छोटे-छोटे कबीले रहते हैं। 36-37 मेजर कबीले हैं। तो अंग्रेज के दौर में भी अंग्रेज है ना, वो इंडिया फतह करना शुरू किया था बर्मा और कलकत्ता से, और करते 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 पंजाब सिंध करके अफगानियों से लड़ रहा था। तो आज जो ड्यूरेन लाइन है ना, ड्यूरेन लाइन बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान में ड्यूरेन लाइन है ना, वो केपी और बलूचिस्तान दोनों में आती है। तो आज की ड्यूरेन लाइन पे आके अब अंग्रेज थक गया। अंग्रेज ने कहा जितना हमने इंडिया फतह किया है उसको कंसोलिडेट करते हैं, और ये कबाइलियों से हम कब तक लड़ेंगे, ये पहाड़ों पे जाके छुप जाते हैं। तो इन्होंने अफगान बादशाह से ड्यूरेन लाइन बना के डील कर ली कि अब जंग नहीं होगी। इसी तरह जो केपी के और बलूचिस्तान के कबीले से, उनसे भी डील कर ली। इसमें केपीके में इन्होंने फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया के नाम से एक फाटा एरिया बनाया, जिसमें उन्होंने कहा आप आजाद हो, जो करना है करो, बस हमें तंग नहीं करना। और बलूचिस्तान में भी खान ऑफ कल्लात से इनकी ये एग्रीमेंट थी कि हम आपका शहर कोयटा इस्तेमाल करेंगे, वो आप हमें पट्टे पे दे दें, किराए पे दे दें, वो हमारे इस्तेमाल में रहेगा, बाकी आप अपने मामलात में आजाद हो। तो जब आजादी की लहर हुई 47 में, तो बलोचों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील मुकर्रर किया था, खान ऑफ कल्लात ने, जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सोने में तोला गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी कि मेरी बहन को भी तोलो, तो फिर इनकी बहन को भी तोला था, क्योंकि जिन्ना ने कहा मैं तो मोटा आदमी हूं नहीं, पतला दुबला हूं, इतने से सोने का क्या करूंगा। तो दोनों भाई बहनों को सोने में खान ऑफ कल्लात ने तोला था। और आजादी की जंग अंग्रेज सरकार से लड़ के 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान वाज एक्सेप्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान के कैपिटल कराची में थी, और जिसको नेहरू सरकार और जिन्ना सरकार ने एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट किया था 11 अगस्त 1947 को। और जिन्ना ने फिर बलूचिस्तान को दावत दी थी कि आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लें। तो खान ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, जिस तरह कश्मीरियों ने किया था कि हमें वक्त दें, हम सोचेंगे इस पे। लेकिन वही खान ऑफ कल्लात जिसने जिन्ना को सोने में तोला था, उसके पास आर्मी भेजी जिन्ना ने, और खान ऑफ कल्लात के सर पे बंदूक रख के पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। और तब से बलूचिस्तान कब्जे में है। उस वक्त खान ऑफ कल्लात के अपने भाई ने मिलिटेंसी शुरू कर दी थी, और राइट फ्रॉम 1948 बलूचिस्तान वाले अपनी आजादी की जंग पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, और वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। देखें, एक मिसाल देता हूं मैं आपको कि हैदराबाद इंडिया में भी आर्मी भेज के कब्जा करना पड़ा था, लेकिन फिर इंडिया ने हैदराबाद को मतलब आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को सारे राइट्स हासिल हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं सब्जुगेशन नहीं है। उनकी अपनी असेंबली होती है, इलेक्शन होते हैं, उनके अपने लीडर चीफ मिनिस्टर होते हैं और उधर रूल कर रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ शरीफाना काम करता ना, तो शायद आज बलोच एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन हुआ ये कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग इन्होंने देखा कि बलूचिस्तान तो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। 1956 में सुई नामी मुकाम पे बलूचिस्तान में गैस निकलती है, जो पूरे पाकिस्तान में गैस सप्लाई होती है। सुई जिस गांव से निकली है, उस गांव को गैस आज तक नहीं मिली। तो अब आप ये बताएं कि इंडिया में कभी भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने आजादी क्यों नहीं मांगी? इसलिए कि वो खुश हैं कि हम एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जहां पे हमें टोटल आजादी हासिल है, बल्कि हमें फायदे हैं एक देश के अंदर रहते हुए। बलोच कहते हैं हमारे तो सारे रिसोर्सेज लूट के ले जा रहे हैं। अब कोयला निकलता है, वो पूरे पाकिस्तान के खर्चे पे आता है। देखें, गैस जो निकली ना, उससे पंजाब के 90% गांव-गांव तक गैस गई। कराची तक गैस, हमारे हर घर में कराची में गैस पाइपलाइन में आती है। आप बलूचिस्तान में गैस नहीं दे पा रहे। बलूचिस्तान में पानी का बड़ा इश्यू है, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है, सहरा है वहां पे। तो वहां पानी आप दे नहीं पा रहे। वहां रोज कुछ ना कुछ निकलता है, वो लूट के ले जा रहे हैं। सोने की कान निकली रत्तोडेक, जिसमें $1 ट्रिलियन का सोना है।
ये मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ काम, मुशर्रफ ने चाइनीज़ों के हवाले उसका ठेका देने की कोशिश की। नहीं हुआ कामयाब, ज़रदारी आया, ज़रदारी ने चाइनीज़ों से डील कर ली कि चल भाई ठेका नहीं हो रहा, चल ना मिल के लूटते हैं। तो चाइना उधर ग्वादर पोर्ट बनाने के बहाने क्या था, रतोडेक से सोना निकाले जा रहे हैं तब से। अब जाके एक ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन फर्म को ठेका मिला है, उस ठेके में भी 50% वो कंपनी ले जाएगी और 25% पाकिस्तान की सरकार लेगी। सोना निकल रहा है बलूचिस्तान में और बाकी 25% में 15% बलूचिस्तान गवर्नमेंट लेगी। बलूचिस्तान में 1948 से आर्मी के एजेंट रूल करते हैं, होते बलोच हैं वो, लेकिन वो आर्मी के एजेंट हैं। तो जितना लूट मार होती है उसमें उनको पीनट्स दे के आर्मी लूट रही है। कोयला, पेट्रोल, गैस, सोना, चांदी, आयरन, मैग्नीशियम, क्या नहीं निकलता बलोचिस्तान से, ये सब लूट रहे हैं। पाकिस्तान का पुअरेस्ट इलाका बलोचिस्तान है। एक ढंग का स्कूल नहीं है बलोचिस्तान में, पीने का पानी नहीं दे पा रहे, हेल्थ सर्विसेज आप दे नहीं पा रहे, तो बलोच फिर आजादी नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? तो बलोच राइट 1948 से आजादी मांग रहे हैं। इनके ऊपर भुट्टो के जमाने में एयर बम्बार्डमेंट की गई थी, सारे बलोच लीडर अफगानिस्तान भाग गए थे और वहां पे पनाह ली थी। फिर जियाउल हक ने आके एमनेस्टी डिक्लेयर की और वादे किए कि हम आपको पॉलिटिकल आजादी देंगे और आपके रिसोर्सेज पर आपका कंट्रोल होगा, तो सारे वापस आ गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बलूचिस्तान का एक जेन्युइन आजादी का केस है भाई। पाकिस्तान की जो हाल है वो एक ऐसी गाड़ी की तरह है कि जिसके चारों पहिए अपनी मर्जी से अलग अलग चल रहे हैं, और इसका क्या हशर होगा? देखें, पाकिस्तान है ना, उसका डिफेंस मिनिस्टर है ना, उसने परसों एक प्रोग्राम में स्पीच करते हुए कहा कि आप शायद ये समझते हैं हम कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, पब्लिक को कह रहे हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो डिफॉल्ट होने जा रहा है। तो मैं द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको बता दूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है। ये सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के अल्फाज हैं, वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। और उसने उस स्पीच में ऐसी-ऐसी बातें की कि मैं हैरान हूं कि अभी तक आर्मी ने इसको उठाया क्यों नहीं। उसने कहा कि लाहौर में एक गोल्फ क्लब है, मुझे कैनालों और एकड़ वगैरह का हिसाब किताब में समझ आती नहीं। उसने कुछ बताया कि इतने कैनाल पे वो क्लब हाउस बना हुआ है, गोल्फ क्लब, और इसने कहा मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो किसके कंट्रोल में है, क्योंकि आपको पता है कि वो किसके कंट्रोल में है। और उसका किराया 5,000 रुपया खाली पाकिस्तान सरकार को मिलता है। तो जियाउल हक के ज़माने से पाकिस्तान की जो प्राइम लोकेशंस थी ना, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बड़े-बड़े शहरों में, वो गोल्फ कोर्स के तौर पे आर्मी ने हासिल कर ली थी। इस तरह पेटी किराए के ऊपर 5,000 रुपया, 4,000 रुपया। तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आप पाकिस्तान के ये जो कुछ बड़े गोल्फ कोर्स है ना, खाली वो बेच देना इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपका 1/4 कर्जा उतर जाएगा। आईएमएफ कहती है, कल आईएमएफ की जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं जो एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आईएमएफ की, उन्होंने डीडब्ल्यू चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को कहा कि आप अपने गरीब लोगों को सब्सिडी दें मुख्तलिफ चीजों में, ताकि उनको जरा जिंदगी गुजारने में आसानी हो। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान $17 बिलियन की सब्सिडी दे रहा है एलिट को, जिसमें आर्मी जनरल्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, और आम आदमी पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। अब तुफैल भाई, एक एस्टीमेट है कि पाकिस्तान को इस साल 2023 के एंड तक $16 बिलियन चाहिए मुख्तलिफ कर्जों की किस्तें देने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, और मुख्तलिफ इंपोर्ट के लिए एलसीज खोलने के लिए 16 बिलियन चाहिए। आप खाली एलिट क्लास की सब्सिडी खत्म कर दें, आपके 17 बिलियन बचते हैं।
तो पाकिस्तान बचाने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बचाने के लिए ये कुर्बानी एलिट क्लास कैसे दे? आप ये देखें कि एक जनरल है, जनरल आसिम सलीम बाजवा, वो सर्विस में होता है, 1,92,000 रुपया उसकी सैलरी होती है। उसके बच्चे अमेरिका में कैसे पढ़ते हैं? चलें पढ़ते हैं। उसके बच्चे अमेरिका में स्कूल में हैं और बिलियनर हो गए। तुम यहाँ पे आर्मी के जनरल हो तो तुम तो कुछ बिजनेस कर नहीं रहे। बच्चे वहां पे कौन सा ऐसा कारोबार कर रहे हैं? साला हमें 33 साल हो गए यूरोप में, हम आज तक कंगले घूम रहे हैं। ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि तुम्हारे बच्चे बिलियनर डॉलर में हो गए? ठीक है, अब ये रिटायर होता है, रिटायर होता है तो अभी इसकी लालच की भूख खत्म नहीं हुई। इसको सीपेक का चेयरमैन बना दिया। सीपेक एक कमाऊ पूत, वहां से भी माल आ रहा है। इसको इमरान खान का एडवाइजर इंफॉर्मेशन का, मिनिस्टर की लेवल की 2 पोस्टें दी रिटायर्ड को। इस दौरान एक अहमद नूरानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसका पूरा चिट्ठा खोल दिया कि इसकी 3.4 बिलियन डॉलर की एम्पायर है अमेरिका में। इसने पापा जॉन्स पिज्जा की 100 से ज्यादा ब्रांचेस खरीदी हुई हैं। इसकी अमेरिका में इतनी स्टेट है, इतनी प्रॉपर्टी है कि ही इज ए बिलियनर इन डॉलर। अब इसके ऊपर प्रेशर आया, इसने सीपेक से रिजाइन किया, इंफॉर्मेशन से रिजाइन किया, अमेरिका चला गया। सवाल मेरा यह है कि इसको पकड़ा क्यों नहीं भाई? इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसी तरह बलूचिस्तान और कराची 2 ऐसी जगह हैं जो आर्मी के लिए सबसे ज्यादा कमाई का जरिया है। तो कराची में 200 मार्केटें हैं, हर मार्केट से भत्ता जाता है। कराची में नलकों में पानी नहीं आता, टैंकर से पानी आता है, और वो टैंकर सर्विस रेंजर्स आर्मी का एक हाजिर सर्विस यूनिट है, वो चलाता है। कराची के शादी हॉल ये चलाते हैं, कराची के हर मार्केट से भत्ता लेते हैं। तो कराची का जो रेंजर्स का डीजी होता है ना वो, और कोयटा का जो कोर कमांडर होता है ना, ये 2 आर्मी के मोस्ट ट्रस्टेड जनरल्स होते हैं। तो आसिफ गफूर है, जो एक जमाने में गफूरे के नाम से मशहूर था, जब ये डीजी आईएसपीआर होता था और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था आर्मी की तरफ से। उसका पता चला कि उसकी सैलरी 2-3 लाख रुपया है और इसके 3 बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, जिसका 2 लाख डॉलर साल का खर्चा है। गरीब आदमी था, गरीब घर से था। तो आपका जो सवाल है ना कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, तो भाई हमें शुरू से ये चूरन दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, और असल में ये दोनों हमारे कभी दुश्मन नहीं रहे। हमारी दुश्मन हमारी आर्मी है, और हमारे पास ये आर्मी ना होती ना, तो आज पाकिस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक होता। 230 मिलियन की आबादी है। तो पाकिस्तान से आबादी में छोटे मुल्क जापान, जर्मनी, इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं। हम भी होते, आफ्टर ऑल हम भी इंडियन डीएनए रखते हैं। हम भी उसी देश का हिस्सा हैं जो आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी इंडिया है। हमारे अंदर भी वो डीएनए है। हम 60s में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे भी, 50s और 60s में, लेकिन आर्मी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो पाकिस्तान का जो लॉजिकल कंक्लूजन नजर आता है ना, वो ये है कि पाकिस्तान बचेगा नहीं, पाकिस्तान टूट जाएगा। बलूचिस्तान और सिंधु देश की आज़ादी लाज़मी है, और केपीके का अफ़गानिस्तान के साथ ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाना लाज़मी है। ये एक साहब ने आजाद बलूचिस्तान से कमेंट है, थैंक्स फॉर द रेजिंग योर वॉइस फॉर बलूचिस्तान आरिफ भाई, लव फ्रॉम बलूचिस्तान। धन्यवाद भाई। बलूचिस्तान मेरा अपना इशू है, बलूचिस्तान के लोगों से मेरी अपनी वाबस्तगी है, और बलूचिस्तान के लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो जिनीवा वगैरह आते हैं। मैं बलूचिस्तान के तकरीबन लीडर से करीबी मेरा ताल्लुक रहा है। बलूचिस्तान के जो बालाच मरी थे, जो नवाब खैरबख्श मरी के शहजादे थे, जिनको मुशर्रफ ने अफगानिस्तान में शहीद करवाया था, उनकी शहादत से 3-4 दिन पहले जिनीवा में उनके भाई के साथ में बैठा था, तो उनका सैटेलाइट फ़ोन पे फ़ोन आया था, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। नवाब खैरबख्श मरी के साहबजादे हरबियार मरी और मेहरान मरी से मेरी बड़ी करीबी दोस्ती है। अक्सर हम ये दोनों लंदन में रहते हैं, अक्सर हमारी यहाँ मुलाकात होती है।
इसके अलावा ब्रामदाग बुगटी जिनीवा में रहते हैं, नवाब अकबर बुगटी के पोते, उनसे मैं जिनीवा जाता हूँ तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो बलूचिस्तान मेरा अपना इशू है। As a unique commenter, Free Baluchistan, blacklist Pakistan. Pakistan is a terrorist sponsor country and Baluchistan not part of Pakistan. नहीं भाई, आई डोंट एग्री। पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री नहीं है, पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पाकिस्तान टेररिज्म को पैट्रनाइज करने वाला कंट्री है। स्पॉन्सर तो वो होता है जो मदद करता है। पाकिस्तान तो टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है। लश्कर तैयबा बनाई, तालिबान बनाई, लश्कर जंगवी बनाई, जैश मोहम्मद बनाई, हिजबुल तहरीर बनाई, और पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई। इंडिया के माने हुए टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, हरविंदर सिंह जो कि खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा है, ये सब पाकिस्तान में रह रहे हैं। हाफिज सईद, जक्की, लखवी, झंगवी, अजहर, मसूद अजहर, ये सब पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। स्पॉन्सर होता है ना, वो तो छोटा होता है कि आईपीएल टाटा वाले नहीं करा रहे, टाटा वाले उसको स्पॉन्सर करते हैं, आईपीएल बीसीसीआई कराती है। तो इसी तरह टेररिज्म पाकिस्तान स्पॉन्सर नहीं करता। स्पॉन्सर इसको एक जमाने में सऊदी पैसा करता था। सऊदी इसको स्पॉन्सर करते थे, फंडिंग करते थे, जिसको शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इंटरव्यू में 2-3 साल पहले अमेरिका में कहा था कि हमने सीआईए के कहने पे मुजाहिदीन की फंडिंग की थी, और दुनिया जहां में मदरसे भी खोले थे, सीआईए के कहने पे हमने पाकिस्तान में टेररिज्म में फंडिंग की थी। तो सीआईए और सऊदी अरब हैड बीन स्पॉन्सर्स ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म। पाकिस्तान बाकायदा प्रोड्यूसर है। बहुत बहुत उम्दा बात। क्या इस जिस रास्ते पर पाकिस्तान को धकेल दिया गया है, उस रास्ते से कोई वापसी मुमकिन है? नो वे। अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। देखें, पाकिस्तान को किसी ने नहीं धकेला, पाकिस्तान खुद इस रास्ते पे चला है। देखें तुफैल भाई, एक मिसाल देता हूं आपको कि मैं इस घर में रह रहा हूं, मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो कहता है पापा टू नेशन थ्योरी, आपका मेरा गुजारा नहीं है, मुझे अलग घर चाहिए। तो मैं एक अलग घर उसके लिए लेता हूँ और उसको कहता हूँ बेटा इधर रहो, और जो चीज़ की ज़रूरत हो हमें बताना। उसको पैसे देता हूँ, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को अलग किया, उसको पैसे दिए, उसको आर्मी दी, उसको सब कुछ दिया जो जो हिस्सा था। अब वो बेटे का फर्ज है कि वो मेरे साथ अच्छे ताल्लुक रखे, आफ्टर ऑल आई एम हिज फादर, और अपने घर को स्ट्रांग करे, अपने बिजनेस को स्ट्रांग करे। बेटा क्या करता है कि मेरे जो दुश्मन हैं, उनके साथ मिलके मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, मेरे घर पे हमले करवा रहा है। तो इस रास्ते पे किसी ने इसको धकेला नहीं, वो खुद चला है। तो पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम 1948, बल्कि 47, 14 अगस्त 1947 को जुल्फकार अली भुट्टो का बाप सर शाहनवाज भुट्टो, जो रियासत जूनागढ़ का दीवान बनाया था अंग्रेजों ने मई 1947 में। आप सोचे, मई में उसको दीवान लाने का मकसद था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना है। अंग्रेजों की साजिश ये नहीं थी कि इन्होंने एक पाकिस्तान बनाना है, एक इंडिया के राइट पे, एक इंडिया के लेफ्ट पे, बल्कि साजिश ये थी कि विद इन इंडिया कुछ पाकिस्तान बनाने हैं। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, कश्मीर, ये इन अंग्रेजों की साजिश थी। वो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की एहसान है इस देश के ऊपर कि इन्होंने उस साजिश को नाकाम बनाया। तो जूनागढ़ का एक्सेशन होता है पाकिस्तान के साथ, जो इतना सा जूनागढ़ जिसके चारों तरफ इंडिया, और उस जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब होता है, लेकिन 90% पॉपुलेशन हिंदू होती है। तो इस तरह के पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू से भारत के खिलाफ की। पाकिस्तान को भारत के साथ दुश्मनी का नुकसान ही हुआ है, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान की आर्मी को हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों को खाली सीधा साधा पाकिस्तान नहीं चाहिए था, अंग्रेजों को एक मिलिटेंट पाकिस्तान चाहिए था। वरना आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान आजाद होता है इंडिया से, इसका ना अफगानिस्तान से जंग थी, ना ईरान से थी, ना चाइना से थी, और इंडिया से तो ये बाकायदा बाप था इंडिया, इनका अलग हुआ था। तो आप मुझे ये बताएं कि इसको आर्मी की जरूरत क्या थी?
उस आर्मी की ज़रूरत को जस्टिफिकेशन देने के लिए कश्मीर पे हमला किया 48 में इन्होंने, और तब से इंडिया से एक दुश्मनी वाला रिश्ता रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान बर्बाद होता गया और इंडिया भी पाकिस्तान के उस झांसे में, जंग के और उसमें टेररिज्म के उसमें चलता रहा उस वक़्त तक, जब तक आज की करंट लीडरशिप आई। और इस लीडरशिप ने कहा कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई, ना दोस्ती ना दुश्मनी, भाड़ में जाओ यार, हम तुम्हारे को देखते ही नहीं है और तुम अपना जियो मरो जो करो। तो आज इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए कि इंडिया उस झांसे से निकल आया। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है क्योंकि शुरू से वो भारत दुश्मनी में, हिंदू दुश्मनी में जलता रहा, मरता रहा, और आज पाकिस्तान का वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान टूटना लाज़मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में शियाओं की तादाद कितनी है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने कई जो लश्कर जंगवी और फलाने और नाम लिए, ये सारे के सारे शियाओं के दुश्मन हैं। ये सारी तहरीक इसी सारे तरह से। सुन्नी हैं। देखें, शियाओं की तादाद, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है तो कभी वहाँ पे करेक्ट सेंसस नहीं हुए। लेकिन एक अंदाजा है कि 15 से 20%, कोई कहता है 10 से 15% शिया हैं। और ये जो जितने टेररिस्ट ग्रुप है ना, ये सब सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं। और सुन्नियों में भी कई फैक्शंस हैं ना अब। देवबंदी भी सुन्नी है, अहले हदीस भी सुन्नी है, बरेलवी भी सुन्नी है, वहाबी भी सुन्नी है, ये सब, तबलीगी जमात सुन्नी है, जमात इस्लामी सुन्नी है, ये सब सुन्नी फैक्शंस हैं। और ये सब अब मिलिटेंट हो गए हैं। एक बरेलवी मिलिटेंसी की तरफ नहीं होता था, तो अब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान बरेलवियों की सबसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सामने आ गई है। तो ये सब टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान में जिस तरह अहमदियों को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनली, इस तरह कोशिशें शुरू से हैं कि शियाओं को भी काफिर करार दे दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि शिया पाकिस्तान में 10 से 20% के बीच में है, इट्स ए कंसिडरेबल नंबर। दूसरा, शिया काफी स्ट्रांग हैं। तीसरा, अहमदियों के पीछे कोई कंट्री नहीं था, शियाओं के पीछे ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। ईरान शियाओं की बैकिंग करता है। तो इसलिए पाकिस्तान शियाओं को काफिर डिक्लेयर नहीं कर सका। लेकिन हम कराची में, जैसे अक्सर मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा होता था तो अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ होता था, शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। तो बिल्कुल शियाओं की मस्जिद, इमाम बारगाहों पे बहुत सारे धमाके हो चुके हैं। ये ऑर्डर ऑफ द डे है। शिया परसिक्यूशन बहुत तेजी से जारी है और सिर्फ ईरान की वजह से पाकिस्तान उनको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहा काफिर, वरना पाकिस्तानी आम सुन्नी आदमी शिया को काफिर ही समझता है। शिया रिटेलिएट करते हैं कि नहीं वहां? जी, करते हैं अक्सर। एक तो ये है कि शिया भी सुन्नी को काफिर समझते हैं और शिया कहता है कि तुम लोग काफिर हो, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं शिया। तो मैं तो आपको पता है लिबरल आदमी हूँ। जी मैं एक जी। मिसाल है कि एक बार मैं पोर्टुगल गया था कुछ बिज़नेस के सिलसिले में 90s में। तो मैं वहाँ पे जिन दोस्तों के घर पे रुका था वो पंजाब, गुजरात, पाकिस्तानी पंजाब, गुजरात के एक गाँव के लोग थे। 5-6 लोग एक ही घर में रहते थे। तो वहाँ पे उनके दूसरे दोस्त भी आते थे, तो 15-16 की गैदरिंग जब होती थी ना, तो वो सारे शिया होते थे। तो वो मुझे तबलीग कर रहे होते थे कि देख तू शिया हो जा, वरना तू तो काफिर है, तू तो सुन्नी है। और शिया इज ऑल, तो शिया भी उतने ही रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब आते हैं रिटेलिएट करने की। तो सिपाही सहाबा बनी थी जियाउल हक के जमाने में, एक एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिटेंट थी। तो उसके मुकाबले पे सिपाही मोहम्मद बनाई थी शियाओं ने। शियाओं को ईरान की बैकिंग हासिल है, लेकिन शियाओं का स्केल वो है नहीं, क्योंकि एक तो आबादी में कम है और दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और ये ज्यादातर मेजॉरिटी तो सुन्नी होते हैं। तो शिया कोशिश करते हैं रिटेलिएट करने की, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं है, उस लेवल की टेररिज्म वो कर नहीं सके जो सुन्नियों की सुन्नी लोग कर रहे हैं। अब जैसे एक अजहर अब्बास हैं, उनका नाम आ रहा था आर्मी चीफ के लिए बाजवा के बाद,
लेकिन उनको नहीं लिया गया क्योंकि ज़्यादा लोगों का ख़्याल ये है कि वो शिया थे इसलिए उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया और वो उन्होंने फिर अर्ली रिटायरमेंट ले ली जनरल अज़हर अब्बास ने और आसिम मुनीर को बनाया गया। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ क्यों शिया नहीं है आज तक? ये शियाओं के साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस तरह से कुछ बातें कही जाती हैं कि भुट्टो की फैमिली भी शिया थी या छिपाया उन्होंने इस बात को जिस एक एक ख्याल है लेकिन ख्याल ये है कि भुट्टो की फैमिली अगर आप देखें ना तो सर शाहनवाज भुट्टो उसका बाप जो था ये लोग सुन्नी थे, शिया नहीं थे और शिया थी भुट्टो की दूसरी बीवी। भुट्टो की एक तो पहली अमीरा बेगम थी जो खानदानी बीवी थी जिससे भुट्टो ने कभी ताल्लुक रखा ही नहीं और उसके साथ कभी वो बस खानदान वालों ने पता नहीं प्रॉपर्टी के लिए या किस चीज के लिए उसकी जबरदस्ती शादी करा दी थी। वो उसकी बीवी कभी रही ही नहीं। भुट्टो ने फिर ईरान की एक नुसरत भुट्टो से शादी की थी। तो वो नुसरत भुट्टो, भुट्टो की बीवी जो थी, वो शिया थी। लेकिन वही आपकी बात छुपाया गया वो इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश करती हैं कि वोट बैंक के लिए वो इन चीज़ों से दूर रहें। तो इसलिए शियाओं की नज़र में शिया बने रहे, सुन्नियों की नज़र में सुन्नी बने रहे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की जो माँ थी ना नुसरत भुट्टो, वो ईरान से थी और उनके बारे में ख़्याल है कि वो शिया थीं, वरना भुट्टो शिया नहीं है, सुन्नी है। ज़रदारी भी सुन्नी है। विपिन सिंह साहब ने सवाल दरियाफ्त किया है कि इमरान खान के गिरफ्तार होने का अंदेशा है। क्या आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी क्या पीएम बनने का चांस बनता है? वो बेचारे ने शेरवानी तो सिलवाई हुई है शाह महमूद कुरैशी ने कई सालों से। लेकिन मसला ये है कि ये जो एक मिसाल है कि भारत में आपने देखा कि एक गांधी खानदान है और उसी खानदान से लगातार प्राइम मिनिस्टर आते रहे। लेकिन एक गैप आया जब नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी शायद तैयार नहीं थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को लाया गया थोड़े दिनों के लिए। अल्टीमेटली फिर उनको मिल गई। फिर इसी तरह इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी वाज नॉट सो एक्टिव इन पॉलिटिक्स लाइक संजय गांधी, लेकिन राजीव गांधी जी को लाया गया। अब राजीव गांधी जी के बाद इनका सोनिया गांधी की फॉरेन नेशनलिटी और राहुल गांधी और प्रियंका की कम उम्री, तो इनको लाना पड़ा एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब। लेकिन बाकी आप डायनास्टिक पॉलिटिक्स वाले में देखें तो भाई एक आदमी की पार्टी होती है, उसी के नाम पे चलती है। पीटीआई इज इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी कौन है? शाह महमूद कुरैशी का बाप गवर्नर पंजाब था ज़िया-उल हक के ज़माने में। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर था पीपल्स पार्टी का। ये 10 पार्टियां बदल के पीटीआई में आया है, ऐसे सारे आए हैं पीटीआई में। तो पीटीआई का जो जिसको हम यूथिया कहते हैं, पीटीआई के वर्कर्स को, वो यूथिये इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मानते। इमरान खान आई होप कि अभी तक गिरफ्तार हो चुका होगा क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अदालत ने इसको 2 बजे आने का कहा था, फिर 5 बजे तक का टाइम दिया और अब जब मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा था, तो उसकी गाड़ी हाई कोर्ट पहुंची थी लाहौर में और एक खबर ये मुसलसल टीवी चैनल दिखा रहे थे कि एफआईए और पुलिस की टीमें तैयार हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए क्योंकि इमरान खान का फॉरेन फंडिंग का केस, इमरान खान का एक नाजायज बेटी जो कि मेरी नज़र में नाजायज नहीं होती क्योंकि बच्चा बेचारे का क्या कसूर, वो नाजायज कैसे हो गया। लेकिन बगैर शादी के पाकिस्तान में बच्चा पैदा करना एक कानूनन जुर्म है। और सबसे बड़ी बात कि इमरान खान पिछले 22 साल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म में इसने अपने 2 ही बच्चे लिखे हैं, 3 बच्चे नहीं लिखे। तो वो झूठ बोल के असेंबली में जाता रहा है। इस तरह के कई केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ जिसकी ज़मानत कैंसल हो चुकी है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि आज इमरान खान गिरफ्तार या तो हो चुका होगा या होने वाला है। फ्री बलूचिस्तान, फ्री पख्तून, फ्री पीओके, पंजाब में आज आर्मी इज डिजास्टर ऑफ पाकिस्तान, शालू साहब फरमा रहे हैं।
जी देखें, पीओके फ्री नहीं होगा, पीओके तो इंडिया का है और इंडिया को ही मिलेगा। और सिंधु देश आज़ाद होगा, बलूचिस्तान आज़ाद होगा और केपीके वालों की अपनी मर्ज़ी है, वो आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाते हैं, ग्रेटर अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। एक कमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित साहब। इंडिया इज अफ्रेड ऑफ कतर, इट हेल्प्ड तालिबान फाइनेंशियली इन टर्की क्विक so that they don't speak about Kashmir. Pak is foolish but brave nation. आधा आपका कमेंट मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान इज़ फूलिश, लेकिन ब्रेव नहीं है। बहादुर वो होता है जो मुँह पे वार करता है, सामने से वार करता है। पाकिस्तान ने हमेशा पीठ पीछे वार किए हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान मीन्स पंजाब, क्योंकि कभी भी सिंधी कोई जनरल रहा नहीं है, कभी भी कोई बलोच जनरल रहा नहीं है। पंजाबी आर्मी पाकिस्तान का सत्यानाश कर रही है। भारत पे जितने टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर और जंगें हुई हैं, ये सब पंजाबी आर्मी ने की हैं। तो फुलिश भी हैं, ब्रेव भी हैं, बुज़दिल भी हैं, ब्रेव नहीं है। कतर का जहाँ तक आपने कहा, तो मेरी नज़र में इस वक़्त दुनिया में जो 3-4 बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें एक कतर है। सऊदी अरब को अब मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं मानता। सऊदी अरब के लिए लोग अभी भी कह रहे हैं कि वहाँ पे देखो रोज़ किसी की गर्दन काटी जा रही है, ये है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे सिविल राइट्स नहीं है। अरे भाई, आप 4 साल पहले के सऊदी अरब को आज से कंपेयर करके तो देखें। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसा देश जहाँ से इस्लाम जन्मा, एक ऐसा देश जहाँ पे आज भी इस्लाम के दोनों हेड ऑफिस उधर हैं, मक्का और मदीना, वो रातों-रात दुबई नहीं बन सकता भाई। वो ऑलरेडी जितनी तब्दीली ला चुके हैं, दैट इज़ टू मच। लोगों से हज़म नहीं हो रही। वहाँ के मौलवी खड़े हो गए, कितने मौलवियों को वहाँ पे सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो सऊदी अरब को थोड़ा टाइम देना होगा। सऊदी अरब अब मेरी नज़र में एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहा, जिसने बुर्के पे पाबंदी खत्म की। अरे चाँद पे स्पेस में जा रही है सऊदी औरत यार। आप कभी सोच सकते थे? वहाँ गाड़ियाँ चला रही हैं। मेरा तो बचपन गुज़रा है सऊदी अरब में। इतना एक्सट्रीमिस्ट कंट्री होता था। सऊदी अरब इज़ चेंजिंग, क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि आज सऊदी अरब की आज की जो लीडरशिप है ना, जो शहज़ादे हैं ना, जो एक तो थे किंग अब्दुल अज़ीज़ के बेटे। वो सब कुरान के अलावा उनको कुछ पढ़ना नहीं आता था। उनको इंटरनेशनल इकोनॉमी वगैरह कुछ नहीं पता था। अमेरिका तेल निकाल के इनको थोड़े पैसे देता था, ये अय्याशियाँ करते थे। लेकिन इनकी औलादें आज जो अमेरिका, यूरोप में पढ़ के आई हैं, इनको पता है कि ये पेट्रोल सारी ज़िंदगी नहीं चलना। ये अब 8-10 साल की कहानी है। इलेक्ट्रिक कार, सोलर पावर, विंड पावर और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही हैं कि ग्रीन एनर्जी का ज़माना आ रहा है। तो कौन सँभालेगा सऊदी अरब को? इकोनॉमी। तो आज सऊदी अरब खुल रहा है। सऊदी अरब टूरिज़्म के लिए ओपन हो रहा है। सऊदी अरब में बीचेज़ बन रही हैं, क्लब्स बन रहे हैं, सिनेमा बन रहे हैं। ये सब हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मेरी नज़र में इस वक़्त कतर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक कंट्री है। देखें, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों का स्पोक्स पर्सन कौन है? अल जज़ीरा, वो कतर में है। कहीं मसला आता है तो कतर जैसे तालिबान को पनाह किसने दी? पाकिस्तान ने। पाला किसने? कतर ने। अमेरिका के साथ तालिबान के नेगोशिएशंस कहाँ हुए? कतर में हुए। तुर्की, एक और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाला कंट्री, मैं नहीं कहूँगा, लीडर कहूँगा उसका। तुर्की एक लिबरल कंट्री था और है। इस पे ज़बरदस्ती इस्लामिस्टों ने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि तुर्की की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, ऑलरेडी बैंकरप्ट की पोज़ीशन पे आ गया है। तो तुर्की, पाकिस्तान, कतर, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं और एक्सट्रीमिस्टों का बांग्लादेश में भी कोशिश हो रही है कंट्रोल हासिल करने की, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ शेख हसीना वाजिद को कि इतने मुश्किल हालात में भी इन्होंने बांग्लादेश को अभी तक सेक्युलर रखा है। ठीक है, वहाँ पे है एक्सट्रीमिज़्म बहुत है, लेकिन वो सरकारी लेवल पे नहीं, सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो कतर सबसे ज़्यादा फाइनेंसर है इस वक़्त एक्सट्रीमिस्टों का। पूनम अब्बी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। निसार गुजर साहब, सज्जाद जहीर जो अहमदिया थे,
अब मैं अर्ज कर दूं, अहमदिया नहीं थे, वो शिया थे। जो अहमदिया थे बंटवारे में उनका भी रोल था, उनको पाकिस्तान में जेल हुई, नेहरू चाचा उनको भारत ले आए और हिंदी फिल्मों के लिए लिखने का काम दिया। वहीं से बॉलीवुड का इस्लामाइजेशन शुरू हो चुका था। देखें, पाकिस्तान बनाया ही नॉन मुस्लिमों ने था, जो सुन्नियों की नजर में नॉन मुस्लिम है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे, अहमदियों का बहुत बड़ा रोल था। पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर सर जफरुल्लाह खान, जिन्होंने फेमसली कहा था कि आइदर आई एम ए नॉन मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए नॉन मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान बनाने के लिए पंजाब असेंबली से जो डिसाइडिंग वोट डाला था वो संघा थे, क्रिश्चियन थे। पाकिस्तान में सिंध में, बलोचिस्तान, वो पंजाब में जो पाकिस्तान बनाने की जो मूवमेंट पॉलिटिकली जो वो की गई थी, वो या तो शिया थे या अहमदी थे या क्रिश्चियन थे। तो पाकिस्तान तो बनाया इन लोगों ने, कब्जा कर लिया सुन्नी एक्सट्रीमिस्टों ने और सुन्नी आर्मी ने। अब आते हैं बॉलीवुड। तो देखें, 47 से पहले की जो बॉलीवुड के शुरू के ज़माने देखें ना, तो कितने नाम ऐसे हैं जो हिंदू नाम थे लेकिन असल में वो मुसलमान थे, जैसे दिलीप कुमार हुए, जैसे मधुबाला हुई। तो शुरू से ये महबूब खान सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टरों में से एक थे। ये लोग सारे मुसलमान थे मेजॉरिटी। और दूसरा ये है कि भारत की एक बदकिस्मती रही है कि भारत का हिंदू है ना, वो मुसलमान का साइकोलॉजिकल गुलाम था एक तरह से। वो उनके इंप्रेशन में रहता था कि इन्होंने हम पे हुकूमत की है, ये ज्यादा है, वो है। तो आप एक मिसाल दे दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बड़े लीडर, हिंदुस्तान पे उनका एहसान कि उन्होंने हिंदू रिवाइवल किया। लेकिन आप बॉलीवुड के शुरू के ज़माने में कोई फ़िल्म देखते हैं, किसी हिंदू हीरो के ऊपर बनी हो, लेकिन मुग़ल ए आज़म बनती है। जितनी फ़िल्में बनती थीं उस ज़माने में मुसलमान बादशाहों को ग्लोरीफाई किया जाता था, इसलिए कि बॉलीवुड पे शुरू से मुसलमानों का कंट्रोल रहा। फिर एक वक़्त आता है 50s के बाद, उस ज़माने में राज कपूर जी और देव आनंद जी और अशोक कुमार जी और ये सब चीज़ें उन्होंने कोशिश की अपना अलग वो रखने की, लेकिन मुसलमानों की छाप थी। फिर एक ज़माना आता है 60s, 70s, 80s, जब धर्मेंद्र जी, राजेश खन्ना जी, जितेंद्र जी, अमिताभ जी, उस वक़्त मुसलमानों का थोड़ा होल्ड कम था। लेकिन फिर जावेद अख्तर उस वक़्त सारी फ़िल्मों की स्टोरियाँ लिखते थे। साहिर लुधियानवी थे जो वो गाने लिखते थे। तो वो शहर जो है ना उर्दू का और मुसलमानों का, वो उस वक़्त की बॉलीवुड लीडरशिप जैसे अमिताभ जी और ये वो चाहते तो रिवॉल्यूशन ला सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कामयाबी, पैसा मिल रहा है, फ़ेम मिल रही है, चलने दो। तब्दीली अब आ रही है, अब एक सोच आई है, उसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया। जैसे तुफैल भाई हमारे परम मित्र हैं डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नो जी, वो मुझे लास्ट ईयर जयपुर में कहते थे कि आरिफ भाई, ये सोशल मीडिया है ना, ये भगवानों का वरदान है और ये सोशल मीडिया अवेयरनेस लाया है। सिचुएशन को आज आमिर खान, सलमान खान ने खराब नहीं की है, ये तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग बॉलीवुड का खराबी थी। सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी को पता चला। भाई 10 साल पहले जब आमिर खान की पीके आई थी, तो सारे हिंदू सिनेमा में बैठ के कह लगा रहे थे। सारे हिंदुओं ने जाके फ़िल्म देखी, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज हो रहा है क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि यार वो तो भगवान शिव जी को भगा रहा था। उसने तो ये चीज़ें की। तो खराबी बॉलीवुड की शुरू से थी, किसी एक आदमी की वजह से नहीं थी। वो सिस्टम शुरू से महबूब खान, एक मिसाल है वो नौशाद, सबसे बड़े म्यूज़िशियन थे उस वक़्त। आप जिसका नाम लें, मुकरी थे, जितने हिंदू नाम रख के उन्होंने मुसलमान थे सारे कंट्रोल में उधर। ठीक बात है। इतनी जानकारी फिल्म लाइन के बारे में हिंदुस्तान की मुझे भी नहीं है। आपकी नॉलेज तो गजब है। एक बड़ा उम्दा सवाल आया है, व्हाट इज हैपनिंग विद तारिक जमील एंड तारिक मसूद
Where are they? What are they doing? माल बना रहे हैं दोनों। इस वक्त तारिक मसूद जो है वो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहा है, और पाकिस्तान में $1,000 का मतलब है 2.25 लाख रुपया। तो वो महीने का 25-30 हजार $40,000 खाली यूट्यूब से बना रहा है। वो 40-50 हजार डॉलर टिकटॉक से बना रहा है। माल बना रहा है और क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। 4 शादियां करवाऊंगा, 4 शादियां करो, 16 साल की नहीं मिलती तो 8-8 साल की 2 पकड़ के शादी करो। ये कोई मौलवी क्या कोई इंसान का बच्चा ऐसी बातें नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में जो बिकता है वो चलता है। तो ये तारिक मसूद कर रहा है। तारिक जमील ने ऑलरेडी इतना माल बना लिया, उसका अपना ब्रांड है TMJ। उसके ब्रांड की मार्केट वैल्यू इस वक्त 5 बिलियन रुपए है, इसके जो स्टोर्स हैं और सब कुछ। अभी ये कनाडा गया था, जब कोविड आया था तो कोविड में ये लोगों से कहता था कि अल्लाह का रास्ता इख्तियार करो, दुआ से हर चीज ठीक हो जाती। ये कनाडा पहुंचा, इसको दिल में तकलीफ हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इसके मुरीदों ने इससे एक बार सवाल किया था कि मुझे दिल की तकलीफ है, तो इसने कहा मदीना की खजूर है अजवा, जो अजवा खाएगा ना उसको जिंदगी में कभी दिल की तकलीफ नहीं होगी। और ये रोज अजवा खाता था। इसको कनाडा में दिल की तकलीफ हुई तो ना मदीना गया ना अल्लाह से दुआ की, सीधा हॉस्पिटल में जाके लेट गया। और फिर पता चला कि FIA ने इसके बैंक अकाउंट सीज किए हैं, जिसमें 49 अरब रुपया था। एक 2% का मौलवी है। तो आपके सवाल का बेसिक जवाब यह है कि दोनों पाकिस्तानी अवाम को मामू बना रहे हैं और खुद माल बना रहे हैं। ठीक बात। झांसी की रानी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगवती, आरिफ जी, यू आर ग्रेट पर्सन, आप ही बन जाओ पाकिस्तान के PM। एंड तुफैल दादा, आपका तो क्या कहें, यू आर वेरी ग्रेट गुरु सर, दोनों महान लोगों को नमन, आपको PM बनाने की दुआ कर रहे हैं। देखें, जो आपका नाम है ना झांसी की रानी, उनके तो हम गुलाम हैं और उनका वो रोल मॉडल हैं सारी औरतों के लिए भी और हम जैसे लोगों के लिए भी जो योद्धा हैं। और ये है कि आपके लिए बस आशीर्वाद है कि आपने इतने अच्छे अल्फाज कहे। पाकिस्तान में मैं PM बनूंगा तो आप मुझे लियाकत अली खान और बेनजीर भुट्टो की तरह याद करेंगे, क्योंकि मार दिया जाऊंगा। तो पाकिस्तान में PM बनने का कोई शौक नहीं है। हाँ, एक ख्वाहिश है कि जिंदगी के आखिरी साल अगर मेरे अपने पुरखों के देश में कट सकें एक आम नागरिक की तरह, तो वो जिंदगी में अगर कभी मौका मिला तो देखी जाएगी। तुफैल भाई आपके भी गुरु हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, और एक मोहब्बत से भरा शख्सियत हैं वो, और उन्होंने हमेशा मान सम्मान और मोहब्बत दी है। आखिरी सवाल, स्याही वक्त की, कृपया आप दोनों महानुभाव मेरे चैनल पर आइएगा, मैं भी हिंदी कविता लिखता हूँ। सब ये शायरी के लोग नहीं की दुनिया के लोग नहीं है। मैं थोड़ा बहुत हूँ मगर कविता वविता मुझे नहीं आती, मैं गजल का आदमी हूँ। तो धन्यवाद। वक्त की स्याही, और जी बिल्कुल कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे। और ये है कि शायरी जाहिर है काहिलों का काम था। हिंदुस्तान की आज़ादी में शायरों का कोई काम नहीं था। और ये है कि ये जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, हालांकि मैं शायरी का बहुत दिल दाता हूँ, और मैं यूट्यूब वगैरह पे आने से पहले जब फेसबुक पे होता था तो मैं रोज के 5-6 अशार वहाँ पे मुख्तलिफ शोरा के, मैं खुद शायरी कभी नहीं की, मुख्तलिफ शोरा के गालिब मेरे फेवरेट रहे हैं। गालिब एक सेक्युलर थे और उनकी शायरी से हमें सेक्युलरिज्म का मैसेज मिलता है। मीर अच्छे थे। ये लोगों का इस्लाम या एक्सट्रीमिज्म से ताल्लुक नहीं होता था। तो शायरी पढ़ने की हद तक तो अच्छी है, प्रैक्टिकल लाइफ में शायरी का कोई काम नहीं है। तो बहरहाल अब आखिरी इख्तिताम की तरफ, कि पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान बनाया, टेररिज्म को दुनिया में फैलाने की कोशिश की, और आज पाकिस्तान के गले में गले गले आ गई, ये मुश्किल आ गई है।
जो भी होगा वक्त बताएगा। बहरहाल ये पेशन गोइयां तो हैं कि इसके टुकड़े होंगे, इसकी मुश्किलात का कोई हल नहीं है। आरिफ जाकिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। प्रणाम स्वीकारें। धन्यवाद तुफैल भाई, आपने बुलाया, आपकी दावत हमेशा यादगार होती है। थैंक यू वेरी मच तुफैल भाई, और दर्शकों को प्रणाम। जय हिंद राष्ट्र। जय हिंद भाई।